Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हाय हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो चलिए भाई सेशन की शुरुआत करते हैं, बढ़िया से सीखना और पढ़ना शुरू करते हैं। दिवाली की छुट्टियां हो गई हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है दिवाली की छुट्टियां हो गई हैं, चलो धूम धड़ाका करते हैं, लेकिन सभी लोगों के माइंड में ये नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिवाली की इस टाइम का यूज़ भी कर रहे हैं अपने कैरियर और अपनी पढ़ाई के लिए, और यकीनन रूप से करना भी चाहिए। इससे आप लोगों को फ़ायदा होता है, आप लोग एक स्टेप आगे जाते हैं। ये दिवाली का जो टाइम है ये आप लोगों के लिए एक तरह से रिवीजन का टाइम है कि आपने अब तक जो भी पढ़ा है, आपने जो भी अब तक सीखा है, उसमें आप अपनी ग्रोथ करते रहें। और साथ में आपको कुछ समय निकालना भी चाहिए जिसमें आप लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के साथ में थोड़ा पढ़ाई भी करें, ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करते, जिस कारण से हमारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ये आप लोगों के सामने जो है, ये आप लोगों के सामने है अपकमिंग बैचेस। 26 तारीख से मॉर्निंग में 8 बजे बैंक का बैच शुरू हो रहा है और 5:30 बजे एसएससी का बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, अच्छा, आज के सेशंस में हम लोग पजल डिस्कस करने वाले हैं। पजल्स के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उनका आंसर सोचना है। हाँ, क्वेश्चंस करने के लिए यकीनन रूप से आपको समय भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग वीडियो पॉज भी करके आप लोग अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। आप विद इन अ टाइम बना पा रहे हैं या नहीं, ये आपको देखना होगा। अच्छा, आज के सेशन में हम किस किस टाइप की पजल्स करेंगे? आज के सेशन में हम एक मैथमेटिकल बेस्ड पजल करेंगे, ईयर बेस्ड पजल करेंगे, बॉक्स बेस्ड पजल करेंगे, और साथ में एक कंपेयर बेस्ड पजल भी करेंगे। मतलब अच्छा खासा आपका मटेरियल आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आसानी से सफलता भी हासिल कर लेंगे। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ या अदर कोई भी एग्जाम्स होते हैं, आप उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। तो चलिए, सबसे पहले सवाल आएगा आपके सामने। ये था आपका सवाल आपकी स्क्रीन पे, है ना? आप लोगों को आई होप सो दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। एक बार सवाल को बनाने की कोशिश करिएगा कि इस सवाल का जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है। यह इस सवाल में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 6 गाड़ियां हैं जो सभी लोग नॉर्थ फेसिंग करी हुई हैं। अब यहाँ पे उसके बाद में उनका अरेंजमेंट आप लोगों को करना है। फटाफट से इसका जवाब सोचने की कोशिश करिएगा, गाड़ियों का अरेंजमेंट का ऑर्डर अपना सेट करिएगा। आप लोगों को इस सवाल को करने के लिए मैं देता हूँ 2 मिनट। तो 2 मिनट गाड़ी चलती है, आराम से इसका सवाल सोचिए, बनाने की कोशिश करिए। इस सवाल में एक बार मैं थोड़ा सा हिंट तक देता हुआ चलता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को बना के कोशिश करिएगा, पॉज भी करके आप बना सकते हैं। ठीक है, जो लोग बाद में देख रहे हैं और जो लोग साथ में देख रहे हैं वो तो आराम से अपना 2 मिनट का टाइम लीजिएगा, है ना? चलिए, सबसे पहले यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ दे रखी हैं? 6 गाड़ियाँ दे रखी हैं, सभी का फेस नॉर्थ में है। गाड़ियों के बीच में जो दूरी है वो सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 बोली है। ए और बी के बीच में 33 का डिस्टेंस है, ए जो है वो बी के लेफ्ट में है। ओके, जो डिस्टेंस है ई और एफ के बीच में 99 है, और ई और डी के बीच में 2 के मल्टीपल में डिस्टेंस है। बी सी से 75 के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि लेफ्ट या राइट, मतलब 75 का गैप है। ओके, डी जो है वो लेफ्ट में है सी के, बट नॉट द इमीडिएट लेफ्ट। अब आप लोगों को यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट सोचना है, अपना जवाब सोचना है कि आपका जवाब बनेगा क्या। सवाल बहुत अच्छा है, आप लोगों को आराम से इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है बढ़िया तरीके से, तभी आप लोग यहाँ पे इसको सोच पाएंगे। तो फटाफट से सोचिएगा क्या होगा इसका जवाब, अच्छे से आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी का हिसाब नहीं रहेगा। सोचिए मेरे भाई, सभी लोग बनाने की कोशिश करिएगा। जिन लोगों का भी आंसर बन जाता है वो अपना आंसर मुझे कहाँ पे देंगे? वो अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना शुरू कर देंगे कि हाँ सर ये आपका जवाब है, इसका ऑर्डर हमने सेट कर लिया है, गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस हमने निकाल लिया है। ठीक है ना? इस टाइप का सवाल आप लोगों के एसबीआई पीओ 2017 के एग्जाम में देखने को मिला था। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है ना? आज की डेट में अगर कैंडिडेट के सामने आता है तो यकीनन रूप से कैंडिडेट बना सकते हैं। और अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले आईबीएस पीओ के पेपर में भी इस टाइप का सवाल देखने को मिला था। तो एक बार ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने, यकीनन रूप से, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। और एक बार देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। सबसे पहले ये वाला सवाल बहुत आसानी से हल हो सकता है अगर मैं यहाँ पे एक बात का ध्यान देता हूँ, सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैं सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 इस वर्ड का ध्यान देता हूँ तभी ये सवाल बन पाएगा। अगर मैं इस शब्द का ध्यान नहीं दूंगा तो सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 ना होने के कारण ये सवाल नहीं बन पाएगा। रीज़न इसका क्या है? यहाँ पे आप लोगों को जो दे रखा है गाड़ियों के बारे में, ए और बी के बीच में 33 का डिस्टेंस है, उसके बाद दे रखा है ई और एफ के बीच में 99 का डिस्टेंस है। तो इंसान क्या है, इंसान थोड़ा सा ये सोचने लगता है यार यहाँ पे 99 का गैप बनाओ, फिर यहाँ पे 33 का गैप बनाओ, और फिर इतनी देर में क्या होता है, इतनी देर में सवाल हाथ से निकल जाता है। तो आप लोगों को इतना मुश्किल नहीं बनाना है, इसमें आराम से इसको पढ़ना है। देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी के बीच में 33 का डिस्टेंस है और गाड़ी ए जो है वो बी के लेफ्ट में है। अच्छा एक बात मुझे बताइए,
अगर मैं केवल यहाँ पे ये देखता हूँ ए और बी के बीच में 33 का डिस्टेंस है, तो अगर ए और बी के बीच में 33 का डिस्टेंस है तो उनके बीच में और गाड़ियाँ आ सकती हैं कि नहीं? सर आ सकती हैं। सर सी भी आ सकती है, कोई और भी आ सकती है ना, क्योंकि दो गाड़ियों के बीच में 33 का डिस्टेंस है तो और गाड़ियाँ आ सकती हैं, लेकिन अभी नहीं आ पाएंगी। सर क्यों नहीं आ पाएंगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ए इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ए और बी अगर बी के तुरंत लेफ्ट में है, तुरंत दाएं हैं, है ना, तुरंत सॉरी बाएं हैं, तुरंत लेफ्ट में है, तो सर ये पॉसिबल नहीं होगा कि ए और बी के बीच में और गाड़ियां आ पाएं, क्योंकि ए जो है बी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा। तो मैंने यहाँ पे बना लिया, ए कहाँ पर है? बी के इमीडिएट लेफ्ट में है। कितना डिस्टेंस होगा? 33 का डिस्टेंस होगा। अब मेरे भाई, अगर आप लोगों को ये अप्रोच नहीं पता सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 वाला, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें बहुत टाइम लगा देंगे। यहाँ पे सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 लिखा है, मतलब 3 का बढ़ता हुआ क्रम। तो अगर यहाँ पे 3 का बढ़ता हुआ क्रम है तो एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे समझनी होगी। अब यहाँ पे देखिए, सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है? 3 की टेबल, बस यही तो समझना है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ मल्टीपल ऑफ 3, तो हो सकता है 33 के बाद 63 आ जाए, 63 के बाद 90 आ जाए, 90 के बाद 15 आ जाए। दीज आर ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3, बट आई सेड सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 का बढ़ता हुआ क्रम। मतलब अगर मैं बात करता हूँ 3 के बढ़ते हुए क्रम की, तो जैसे आप लोगों का 12 होता है, 12 के बाद क्या आएगा? 15, 15 के बाद क्या आएगा? 18, 18 के बाद क्या आएगा? 21, क्योंकि ये सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 है। सेम कंडीशन 33 के बाद आपका क्या आना चाहिए? हो सकता है, देखो ये तो कंफर्म है 33 है, तो हो सकता है ए और बी से शुरुआत हो रही हो तो 2 नंबर आगे के ले लो इसके। 33 के बाद से 36 आएगा, और 36 के बाद क्या आएगा? 39 आएगा। 2 नंबर पहले के ले लो। 33 के पहले क्या आएगा? सर 30 आएगा, और 30 के पहले क्या आएगा? सर 27 आ रहा होगा। बस क्या करना है, 2 नंबर आगे के लेने हैं और 2 नंबर पीछे के लेने हैं। इतना सा काम है, और कोई भी ज्यादा काम नहीं है। और बस, लेकिन वो अप्रोच आप तब सोच पाओगे जब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होगा, सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3। तो आइंदा से अगर पेपर में कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग अब इस अप्रोच का ध्यान रख पाएंगे जिसमें सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 वाली भाई यूज होती है। चलिए खैर आगे देखते हैं। हाँ, गाड़ी ए जो है बी के तुरंत लेफ्ट में है। अब आप लोगों को डिस्टेंस पता है कि हाँ मुझे अब इसी में सोचना है, इसी में खेलना है, इसी में जाना है। गाड़ी बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से चला लेंगे। सही है, बिना ड्राइविंग के देखो गाड़ी चलानी आ गई आज। सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 अगेन मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हो सकता है एग्जाम में सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 5 या 6 करके दे सकता है एग्जाम में। अब आगे आता है ई और एफ के बीच में 99 का डिस्टेंस है। अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप डिस्टेंस निकाल रहे होते। अब आप बताओ 99 आप कैसे बनाओगे, किन नंबरों को जोड़ के? 30, 33 और 36। अगर मैं नीचे के तीनों नंबरों को जोड़ता हूं तो 99 बन जाएगा। अब ई और एफ के बीच में 99 का डिस्टेंस है, कौन किधर है ये नहीं पता, लेकिन हाँ इतना बताए आएगा यहीं पे। सही बात है। आगे ये रखा है ई और डी के बीच में जो 2 का मल्टीपल में डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो 2 के मल्टीपल में होगी, मतलब 2 से डिविजिबल होगी। तो वो देखते हैं अभी, क्योंकि उसका कोई डेटा नहीं है तो उसको नोट कर लिया। बी और सी में 75 का डिस्टेंस है। अब अगर बी यहाँ पर है तो सी इधर हो सकता है, नहीं सर 63 मैं अगर मैं 75 बनाना चाहता हूँ 12 चाहिए, 12 पॉसिबल नहीं है, इधर ही हो पाएगा सी। 36 और 39, हाँ सर ये हो गया आराम से 75। अब उसके बाद में यहाँ पे कौन आएगा? डी। अब सवाल क्या था सर, ई और डी के बीच में 2 का मल्टीपल था, तो सर ई यहाँ पे नहीं हो सकता, 27 2 का मल्टीपल नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा? डी फिर एफ, और यहाँ पे कंफर्म क्या होगा? डी ई। ये लीजिए आपका गाड़ियों का ऑर्डर सेट हो गया, डी एफ ए बी ई सी। कितना आसानी से मैंने कर लिया। क्यों कर पाया? क्योंकि यहाँ पे मुझे सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 पता था। अगर सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं पता होता तो मैं नहीं कर पाता। चलिए अब अगर एक और पजल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया पजल रखी हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन पहले ट्राई करिए, एक बार इसे ट्राई करिए। ये आप लोगों की है जनवरी से लेकर अगस्त तक की एक पजल, बहुत ही बढ़िया, और इसको बनाने की कोशिश करिए आप लोग, है ना। टाइमर 2 मिनट का रखा है, ध्यान रखिए। मैं टाइमर बिल्कुल देख रहा हूं, आप लोगों को टाइमर में अभी दे नहीं रहा, ताकि आप लोगों पे कोई बर्डन या हौच पौच नहीं आए। पहले आप पजल के साथ यूज टू हो जाइए, है ना। पहले जब आपके दिल में आ जाता है ना कि नहीं आसान है, तब आप करने लगते हैं, और जब आपके दिल में आ जाता है मुश्किल है, तो 2 + 2 भी 4 होता है, ये जानना भी मुश्किल हो जाता है ना। ये वाली बात सब जानते भी हैं और शायद मानते भी होंगे। तो बढ़िया से अपनी तैयारी को बनाए रखिए, लेकिन पहले ट्राई करिए, ठीक है। चलिए 8 लोगों का है, मंथ दे रखे हैं जनवरी से अगस्त तक के। आप लोगों को उसको डेटा सेट करना है, बनाइए, बहुत आसान है। लाइंस कुछ ऐसी हैं जो डायरेक्ट आप लोगों का क्वेश्चन हिट करा देंगी, लेकिन बनाइए पहले। जिन लोगों का भी बन जाए वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर डन कर दीजिएगा कि हाँ सर डन हमारा बन गया है ना। अपना पूरा का पूरा ऑर्डर सेंड करिएगा, जिससे कोई भी तरह की आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है।
तो चलिए काम ये करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। आई होप बहुत सारे लोगों ने बना लिया होगा और जो लोग अभी बना रहे हो वो क्या करना, वो बनाते रहना और जैसे ही बन जाए अपना आंसर लेकिन जरूर कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि जब आप लोगों ने ट्राई करा नहीं करा ये मुझे कैसे पता चलेगा, आपका जो चैट बॉक्स में देखता हूं तो उसी से मुझे पता चल पाएगा। तो अपना आंसर जरूर करते चलिएगा। मैं इस क्वेश्चन की मैं अब क्या करता हूं, मैं इस क्वेश्चन में एक पॉसिबिलिटी ले लेता हूं ताकि मैं इसे फ्रेम कर पाऊं। क्वेश्चन का डेटा सबको दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कितने महीने हैं, जनवरी से अगस्त तक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये महीने हैं, अलग अलग महीने हैं। सबसे पहली लाइन क्या है कि कोई भी एक महीने में दो से ज़्यादा बंदा नहीं है, मतलब हर महीने में एक बंदा है। जी वॉज बॉर्न इन 31 डेज। 31 डेज तो अब बहुत सारे लोगों में भी होते हैं, जनवरी में होता है, मार्च में होता है, मई में होता है, जुलाई अगस्त में होता है। जी का मना करा गया है, वो मई में नहीं है। लेकिन अगर मैं मई में नींद भी रखता हूँ तो भी 4 पॉसिबिलिटी मेरे सामने दिख रही है, मतलब जनवरी, मार्च, जून, वो जुलाई और अगस्त। अब ये भी बहुत लेंथी हो जाएगा फिर तो 4 पॉसिबिलिटी। लेकिन हम लोग अगर थोड़ा सा डेटा देखें तो यहाँ पे एक बात दे रखी है, मैंने आपको कितनी बार बोला है, गैप, ओनली, इमीडिएट, डबल टिपल, ये क्या करते हैं, नेगेटिव, ये क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी को कम करते हैं, है ना, संभावना को कम कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे लिखा है जी वॉज बॉर्न इन अ मंथ डेट हैज 31 डेज। जी उस महीने में पैदा होता है, इसमें 31 दिन है, जिसमें मई का महीना नहीं है। लेकिन इसके आगे क्या लिखा है, देयर इज अ गैप ऑफ द मंथ बिटवीन जी एंड ए। जी और ए के बीच में 1 महीने का गैप है और ए जो है वो बाद में आ रहा है जी के, मतलब जी जुलाई और अगस्त में हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट आप बोल दोगे जुलाई में होगा तो भी उसके बाद नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर 1 महीने का नीचे गैप बनेगा और ए तो बाद में पैदा हो रहा है ना, ए बाद में पैदा हो रहा है। तो जी कैसे रख सकते हैं, ना अगस्त में रख सकते हैं, सीधे सीधे मई का मना ही है, मतलब केवल और केवल जी की 2 पॉसिबिलिटी बनी, जी या तो जनवरी में आ रहा होगा या मार्च में, सीधे डेटा बन रहा है। अगर वो जनवरी में आएगा तो ए मार्च में आएगा और अगर वो मार्च में आएगा तो ए मई में आएगा। मेरा सीधा डेटा बन रहा है, मुझे कोई समस्या नहीं हो रही। आगे आता है बी उस महीने में पैदा हुआ है जिसमें सबसे कम दिन होते हैं। सबसे कम दिन केवल चाहे आपका लीप ईयर हो या ऑर्डिनरी ईयर, उसमें वो फरवरी में ही होते हैं सबसे कम दिन। तो बी यहाँ पे सीधे सीधे आपने लिख दिया। उसके बाद क्या आता है, ई जो है वो सी के जस्ट बाद पैदा हुआ है। ई जो है वो किसके बाद पैदा हुआ है, सी के जस्ट बाद। ठीक है सर, जस्ट बाद के लिए आपने बोला था, बॉक्स बना के लिख लो। नंबर ऑफ द पर्सन जितने ई के पहले पैदा हुए हैं वो एक ज्यादा है ई के बाद पैदा होने वालों में से। यही लाइन आपका सीधे डेटा बढ़ा देती है, यानी कि सर ई के पहले पैदा होने वाले एक ज्यादा होंगे उसके बाद में पैदा होने वाले से, मतलब ई मई में ही पैदा हो सकता है, क्योंकि ऊपर फिर 4 और नीचे फिर 3 हो पाएंगे, तभी एक का अंतर पड़ेगा। यानी कि ये वाला केस संभव ही नहीं होगी, यहाँ पे तो ए बैठा हुआ है। बस सवाल कितना आसान हो गया, यहाँ पे सी आ गया। और लास्ट की लाइन देखो क्या है, एफ वॉज बॉर्न बिफोर डी बट आफ्टर एच। एफ डी के पहले पैदा होता है लेकिन एच के बाद। ये लीजिए क्वेश्चन सेट हो गया। अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला था करो करो करो, और ये तो जितनी देर में मैंने बोला था उतनी देर में क्वेश्चन भी हो गया है ना। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला पजल का सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। एक बार फटाफट से इस पजल के सवाल को बना के देखिएगा। अभी भी आप लोगों को आराम से टाइमर मिलता है, आप लोग इसको बनाइए, आराम से करिए। 2 मिनट का टाइम मैं फिर से अगेन आप लोगों को देता हूं। क्वेश्चन में आपकी बार यहाँ पे जो दिया गया है इसमें एज बेस यहाँ पे रखा गया है, ईयर दिए गए हैं। आप लोगों को 2017 के अकॉर्डिंग इसमें एज कैलकुलेट करनी है पहले, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो डेटा दिया गया है उसके आधार पर लोगों को सेट करते हुए इसका आंसर करना है। बहुत बढ़िया शानदार सवाल है, एक बार ट्राई करिएगा। तो तुरंत प्रभाव के साथ में एक बार बनाना शुरू कर दीजिए। सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट होगा, एक बार तुरंत प्रभाव के साथ देखो, सोचो, पहले खुद से बनाओ। एज कैसे कैलकुलेट करते हो वो देखो। अगर आप लोग कंटिन्यूस मेरा सेशन देखते हैं तो उसमें एज कैसे कैलकुलेट होगी ये आप लोगों को तरीका आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं। बट एक बार ट्राई करें सभी लोग बढ़िया से। डेटा दिख रहा होगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। अलग अलग साल हैं जिसमें अलग अलग लोग पैदा हुए हैं, लेकिन सभी के पैदा होने की तारीख और महीना सेम है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये है, अगर मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ एक पर्सन 4 जनवरी 1947 को पैदा हुआ तो दूसरा पर्सन भी 4 जनवरी 1953 को पैदा होगा, यानी कि दोनों की पैदा होने की तारीख और महीना कैसा है, सेम। और इनकी जो एज की कैलकुलेशन होगी वो 2017 के आधार पर होगी, यानी कि 2017 के आधार पर आपको देखना पड़ेगा कि वो कितने साल का होगा। 1947 से 2017 तक पैदा हुआ बंदा कितने साल का होगा, 70 साल का होगा, इस तरीके से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद का जो नॉर्मल डेटा है आपको उसके आधार पर उसकी एज निकालनी है और बताना है कि इसका डेटा क्या बन रहा है। सवाल बहुत ही अच्छे हैं, आराम से पढ़िए, बनाने की कोशिश करिए सोच समझ के, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा बनाइए। एक बार डियर सभी लोग ट्राई करिए, कैसे होगा बनाइए। टाइम आप लोगों को मिलता है ना, थोड़ा सा एक बार ट्राई करिए। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है,
थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इसकी आसान अप्रोच सोचनी है। आप लोगों का काम तो यही है ना कि हम इसकी आसान से आसान अप्रोच कैसे सोच सकते हैं। एक बार सभी लोग ट्राई करें, बनाएं डियर। अलग अलग पेज हैं और आप लोगों को यहाँ पे चीज़ों को सेट करके बताना है, आराम से सोचते हुए बनाइए। तो आई होप सो आप लोगों ने बना लिया होगा, है ना। चलिए तो फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होने वाला था। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। जो लोग बना रहे हो वो भी बनाने के बाद अपना ऑर्डर सेंड करिएगा, और जिन्होंने बना दिया उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले इसमें यहाँ पे जो एज दे रखी हैं वो हम लोग देख लेते हैं, एज कौन कौन सी हैं। यहाँ पे मेरे सामने एज है 1947, 1953, 1958, 1967, 1974, 1982, 1994 और 2002। सबकी जो एज का बेस है वो क्या है, 2017 है। यानी कि 2017 से 1947 से 2017 तक पैदा हुआ बंदा कितने साल का होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, है ना। कितने साल का होगा हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो वो होगा 70 साल का, सीधे सीधे निकलता है। 47 से 2000 तक 53 और 17 और, तो ये हो गया 70 साल का। अब उसके बाद में अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरा टाइम टेकन हो जाएगा। मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 47 से 53 तक कितने साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है। मतलब आप मुझसे 6 साल बाद पैदा हुए तो आप मुझसे 6 साल बाद अगर पैदा हो रहे हैं तो आप मुझसे 6 साल छोटे होंगे कि नहीं होंगे, हाँ है ना। यहाँ पर सॉरी 70 साल है ना, 47 से 2007 तक 70 साल है, तो आप मुझसे 6 साल छोटे होंगे अगर आप मुझसे 6 साल बाद पैदा हुए। तो हम लोग बस इसी अप्रोच का यूज़ करेंगे। अगर आप हर किसी को डायरेक्ट सॉल्व करोगे आपका टाइम टेकन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितने साल का अंतर है, 6 साल बाद। आप मुझसे 6 साल बाद पैदा हुए हैं तो आप मुझसे 6 साल छोटे होंगे क्योंकि आप बाद में पैदा हुए ना, तो यानी कि हो जाएगा 64 का। अब यहाँ से यहाँ तक सर कितने साल का अंतर है, सर यहाँ से यहाँ तक मैं देखता हूँ तो सर 5 साल का अंतर है, तो आप 5 साल छोटे होंगे 59। यहाँ से यहाँ तक सर 9 साल का अंतर है तो आप 9 साल छोटे होंगे 50। इससे क्या हो रहा है, अब इससे आसान हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक 7 साल का अंतर है, आप 7 साल छोटे होंगे 43। यहाँ से यहाँ तक कितने साल का अंतर है, 8 साल का अंतर है, तो आप 8 साल छोटे होंगे 35। यहाँ से यहाँ तक कितने साल का अंतर है, 12 साल का अंतर है, आप 23 साल के होंगे, और यहाँ पे 15 साल के होंगे। ये लीजिए आपकी एज निकल आई। बहुत आसानी से फटाफट से एज निकल आई। बस एक की एज निकाली, शुरुआत किया तो शुरू से शुरू करो या आखिर से शुरू करो। ऐसा नहीं है कि हर किसी को लेते रहो। चलो आगे का डेटा देखते हैं। पहले आगे का डेटा, पहले आप लोगों से पूछूंगा मैं इस सवाल का सोल्यूशन। सबसे पहले मेरे पास सामने है कि ए और सी का जो अंतर है वो एक परफेक्ट क्यूब है। डी की एज 5 के मल्टीपल में है, मतलब या तो 15 है, 35 है, 50 है, 70 बना है क्योंकि डी हाईएस्ट नहीं है, ओल्डेस्ट पर्सन नहीं है। जो डिफरेंस है डी और ए की एज का वो डी की एज के बराबर है। आगे दे रखा है जो डी और जी की एज का अंतर है वो एफ की एज के इक्वल है। बी सेकंड यंगेस्ट है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। बी और एच की एज का डिफरेंस क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये डेटा हमारे सामने है। अब मैं आपसे ये डिमांड कर रहा हूँ कि आप किस डेटा से शुरू करोगे, मुझे सिर्फ इतना बता दो, आप कहाँ से शुरू करोगे, है ना, या आपने कहाँ से शुरू करा। एक्चुअल में इसमें एक मैथ्स की इक्वेशन दे रखी है जो गलत दे रखी है, आपको ये समझनी थी बस। आप 100 रुपये बाजार लेके गए, आपने 50 रुपये खर्च कर दिए, क्या आपकी जेब में 100 रुपये रह जाएंगे? ये मत बोलना कि उधार करा, है ना, तो सर वो संभव नहीं है। तो बस यहाँ पे यही खेल है डियर, डी में से ए माइनस करके डी नहीं बच सकता। मेरी और आपकी उम्र नहीं, आपकी और मेरी उम्र का अंतर 20 साल है, तो इसका ये मतलब नहीं है आप मुझसे बड़े हो। मैंने ये बोला है आपकी और मेरी उम्र का अंतर 20 साल है, मैं भी आपसे बड़ा हो सकता हूं कि नहीं? जवाब है हाँ, यकीनन रूप से हो सकता हूं। तो बस यही वाला खेल था, क्योंकि मैंने कहीं ये नहीं बोला आप मुझसे बड़े, है ना। बात समझने की कोशिश करिएगा। 100 रुपए में से 50 रुपए घटा के 100 रुपए नहीं बच सकते। हाँ सर, ये लेकिन हो सकता है कि मैं 100 रुपीज लेके जाऊं, उसमें से 50 खर्च कर दूं तो 50 बच सकते हैं, है ना। यानी कि डी बड़ा नहीं होगा, बड़ा कौन होगा? ए। और मैं ऐसे बोल सकता हूं ए की वैल्यू डी का डबल होगी, सीधे सीधे। और यहाँ पे डबल का सीन केवल एक दिख रहा है, 70 और 35। यहाँ पे डेटा मेरा सीधे सीधे बन गया, इसकी लाइन की कोई जरूरत नहीं थी, एग्जामिनर ने यानी कि एक्स्ट्रा दी है, सीधा मुझे समझ में आ जाता है। ये मेरा मेन फैक्टर प्ले करा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। डी में से ए माइनस करके डी नहीं बन सकता, यानी कि बड़ा कौन होगा? सर बड़ा होगा कौन? ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और सी की उम्र का अंतर एक परफेक्ट क्यूब है। अब मुझे ए और सी की डिफरेंस एज का पता है, क्यूब होगा। ए की एज मुझे पता है 70 होगी, 70 में से क्या माइनस करूँ कि क्यूब बन जाए? तो ये थोड़ा सा सोचते हैं, दिमाग लगा के इसे क्या माइनस करें, क्यूब क्या आ सकता है ये सोचते हैं। सर एक का क्यूब 1 होता है, लेकिन सर वो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 1 अगर होगा तो नंबर कॉन्जिक्यूटिव होंगे, मतलब आगे पीछे आने वाली संख्या है, जो कि है नहीं, तो मतलब नहीं बनता। सर क्या वो 8 हो सकता है? अगर सर वो 8 होगा तो सी की एज 62 होगी, 62 है नहीं। अगर ये 27 बनेगा तो सी की एज 43 होगी। हाँ सर ये हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे डिफरेंस 4 का क्यूब 64 लिया है ना, तो यहाँ पे जो एज का डिफरेंस होगा वो 6 साल होगा, जो हो नहीं सकता किसी का। तो यानी कि सर सी की एज कितनी होगी? 43 ईयर होगी। ये वाली बात का डेटा साफ साफ समझ में आता है, क्लियर कट आप लोगों को, बहुत आसानी से बन रहा है हमारा सवाल, ठीक है।
सारा ये सवाल डेटा बस इतना है कि आप क्वेश्चन को लेते कैसे हो। आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पे मेरे सामने क्या दे रखा है, आगे यहाँ पे दे रखा है डी और जी की एज का डिफरेंस एफ की एज के बराबर है। अब सर डी में से 35 में से अगर मैं माइनस करूंगा 15 तो 20 बचेगा, 20 तो कोई है नहीं, तो मतलब फिर वही बात आती है डी बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि एज के डिफरेंस की बात है। बड़ा कौन होगा, डी, और जी बड़ा होगा। जी में से डी माइनस करके एफ की एज बनेगी। डी की एज 35 है, किस में से माइनस हो सकता है, 50 में से 15 आ जाएगा। और अगर मैं 35 को माइनस करता हूँ 59 में से तो कितना हो जाएगा 24, और अगर 64 में से माइनस करता हूँ तो 5 बढ़ जाएगा, मतलब 29। 5 इधर बढ़ गया ना, 5 इधर बढ़ जाएगा। लेकिन सर 24 और 29 का कोई नहीं है, मतलब कंफर्म एच 15 का होगा और आपका जी 50 का होगा। बस बन गया आप सवाल। और क्या है, आखिर में आखिरी चरण बचा है, फटाफट से खत्म कर देते हैं। बी और एच, बी तो बड़ा हो नहीं सकता सर जिंदगी में, बी तो नीचे तो कोई है ही नहीं। बड़ा कौन होगा, एच बड़ा होगा। एच में से बी माइनस हो गई, एक स्क्वायर बन जाएगा। एच अगर बड़ा भी मैं रखता हूँ तो एच की एज कितनी होगी 59, बी की एज कितनी होगी 23, वैल्यू कितनी बनेगी 36। ये स्क्वायर है। 64 में से माइनस करूंगा तो बनेगा 41, जो कि स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि एच कितने का होगा 59 का। तो यहाँ पे जो भी बचा वो आ जाएगा बचा कौन, ई। बढ़िया सवाल है एकदम, एक नंबर, शानदार। तो नए सवाल से शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं। चले, चलिए ये आपके सामने नया सवाल, सही में ऐसा ही है कुछ, बनाइए। डेटा दिख रहा होगा आप लोगों को शायद। एक बार सभी लोग ट्राई करिएगा। सवाल मुश्किल नहीं है, वैसी तरह से एज कैलकुलेट करिएगा जैसे मैंने आप लोगों को अभी कैलकुलेट करनी बताई है। आप लोगों को अपनी एज का क्रम बिल्कुल सही तरीके से रखना है। एज सही तरीके से कैलकुलेट करिएगा, जैसे आप थोड़ी देर पहले अभी कर रहे थे वैसे ही सेम बना के रखिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं, है ना। बहुत टाइम नहीं देते क्योंकि बहुत सारे फिर सवाल हैं जो कि फिर मिस नहीं होनी चाहिए सेशन में। सेशन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, बाकी जब तक सब लोग आप लोग बना रहे हैं तब तक बनाते रहिए और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, तभी आप मुझे पता चल पाता है आप लोग और कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसकी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। यहाँ पे अब हम लोगों के सामने कौन कौन से ईयर्स हैं, 1942, 1948, 1963, 1969, 1972, 1978, 1991 और 2003। इसमें जो एज की कैलकुलेशन 2017 के आधार पे है। लास्ट टाइम पे मैंने स्टार्टिंग ऊपर से करी थी, अब की बार मैं नीचे से कर सकता हूँ, डजेंट मैटर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2017 से 2003 तक पैदा हुआ बंदा कितने साल का होगा, 2003 से 2017 तक पैदा हुआ बंदा 14 साल का होगा। सही है। अब 91 से अगर 2003 में मैं जा रहा हूँ तो 9 और 3 12 साल का अंतर पड़ता है, यानी कि 26 साल का हो गया। 78 से यहाँ पे जाता हूँ तो 13 साल का अंतर है, मतलब वो मुझसे 13 साल बड़ा होगा, कि नीचे से जा रहा हूँ तो ऊपर वाला बंदा बड़ा हो जाएगा। सही है, समझ में आता रही होगी। ये आप कितने साल बड़ा होगा, सर ये 6 साल बड़ा होगा, मतलब ये 45 का हो जाएगा। ये कितने साल बड़ा होगा, सर ये 3 साल बड़ा होगा, तो 39 वो 48 का हो जाएगा। आप लोगों को शायद मेरा बात समझ में आ रही होगी कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ये कितने साल बड़ा है, सर ये आप लोगों का 6 साल बड़ा है, तो ये 54 का हो जाएगा। अब ये यहाँ पे कितने साल बड़ा है, 12 और 15 साल बड़ा है ना। तो अगर ये 15 साल बड़ा है तो इसमें बस 15 साल जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 69 का। और ये अब इसमें 6 साल बड़ा है, मतलब ये हो जाएगा 75 का। ये हो गई आपकी एज। नीचे से भी शुरू कर सकते हो, ऊपर से भी शुरू कर सकते हो, बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ई और एच की एज का 21 साल है, और साफ साफ एक बात यहाँ पे बोल दी गई है, ई जो है वो 1963 से पहले पैदा हुआ है, मतलब या तो ई यहाँ पे आएगा या तो ई यहाँ पर आएगा। अब देखते हैं, ई और एच की एज का डिफरेंस 21 है, ये मुझे ध्यान रखना है। 75 में से अगर मैं 21 माइनस करूंगा तो 54 आएगा, मतलब एच 54 का होगा। 69 में से अगर 21 माइनस करूंगा तो 48 आएगा, मतलब एच 48 का होगा। ठीक है, ए जो है वो ओल्डर है एस से, लेकिन ओल्डेस्ट नहीं है। तो एस से ओल्डर है लेकिन ओल्डेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे तो है भी नहीं, और यहाँ पे टॉप पे नहीं आएगा, मतलब ठीक है। डेटा अभी दोनों में बैठ रहा है। बी की बर्थ ऑड नंबर ऑफ ईयर में हुई है। यहाँ पे अगर मैं बी की बर्थ देखूं 72 ऑड नंबर ऑफ ईयर नहीं होता, 78 ऑड नंबर ऑफ ईयर नहीं होता, 2003 ऑड नंबर ऑफ ईयर नहीं होता, मतलब 91 में हुई होगी। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, 69 भी है और 91 भी है, दो पॉसिबिलिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पे दे रखा है बी और सी दोनों ही आपके 14 साल के नहीं है, तो अभी तो वो डेटा हम लोगों की किसी काम का फिलहाल तो नहीं है सर, बी तो बैठ ही नहीं रहा, सी का पता नहीं है। अब आगे दे रखा है बी और एफ का डिफरेंस जो है 5 साल से कम है। तो सर अगर मैं बी को यहाँ पे बना के एफ को यहाँ पे भी बनाऊंगा तो भी 5 साल से कम नहीं होने वाला, ज़्यादा है। यहाँ पे बनाऊंगा तो भी 5 साल से कम नहीं होने वाला, और ऊपर बनाऊंगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये वाला केस क्या है, गलत है, यही वाला केस क्या है, सही है। और इसमें भी बी कहाँ पर आएगा, बी कन्फर्म 48 पे आएगा और एफ 45 पे आएगा, तभी बन सकता है 5 साल से कम का डिफरेंस। यहाँ पे 26 लोग हैं, 39 में भी 5 साल का डिफरेंस नहीं होगा, 13 पड़ेगा। यहाँ पे भी 5 साल का डिफरेंस नहीं होगा, 12 पड़ेगा। तो मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ बी यहाँ पर आएगा और एफ यहाँ पर आएगा। सही है, सीधे सीधे सेट हो गया, ऑड नंबर ऑफ ईयर में बी पैदा हो रहा है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। जो सम है सी और डी की एज का वो 53 है। अब 53 किस किस नंबर को जोड़ के बनना है, सोचो। 39 और 14 को अगर मैं जोड़ दूँ 53 बन जाएगा, हाँ या ना। 39 में सर 14 जोड़ दीजिए, बिल्कुल आ गए सर, आपको तो मैथ आ गई, 53 बन गया। ठीक है, तो सर यहाँ पे एक बात बोली गई है, लेकिन सी की एज क्या है, 14 ईयर्स नहीं है। तो सी यानी कि यहाँ पे लास्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि सी की एज 40 नहीं है। तो यानी कि सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा। तो बचा कौन आपका, ए बी सी डी ई एफ जी रह गया, तो यहाँ पे आपका जी आ जाएगा। लोग सेट हो चुके हैं, क्वेश्चन आसान है, एज बेस पजल चल रही है, बस ये आसानी से आप नोट कर रहे हैं, कोई मुश्किल है नहीं। बस एज की कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखता है। एक जिसको भी आप बेस ले रहे हैं, या तो आप नीचे से स्टार्ट करिए तो ऊपर वाला बड़ा होता जाएगा, और अगर नीचे ऊपर से शुरू कर रहे हैं तो जो भी मेरे बाद में पैदा होंगे मुझसे छोटे होंगे। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन सीधे बनता चला जाएगा। चलिए, अब एक कंपेयर बेस्ड सवाल आया है आप लोगों के सामने। इफ करके जो कंडीशन होती है तो ये कंडीशनल क्वेश्चन करे जाते हैं, कंडीशनल पजल भी आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ एल एम पी क्यू, ये एग्जाम देते हैं। ठीक है, केवल 3 लोगों के स्कोर जो हैं वो पी से ज़्यादा है। मतलब मेरे पास जो सर्टेन डेटा है 10 लोगों में से केवल पी के नंबर क्या हैं, 3 लोगों से ज़्यादा है। ओनली 3 मेंबर्स, केवल 3 लोगों के नंबर पी से ज़्यादा है। मतलब बाकी जितने भी लोग होंगे उनके नंबर पी से क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ पे ये डेटा रखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये रखा है बी के नंबर क्या है, सी से ज़्यादा है। अगर मैं आगे डेटा जोड़ूँ, सी के नंबर किससे ज़्यादा है, एल से ज़्यादा है। हो सकता है सी के नंबर और किसी से भी ज़्यादा हो, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे दे रखा है इतना ही। एल के नंबर किससे ज़्यादा है, एम से ज़्यादा है। और यहाँ पे दे रखा है आप लोगों का क्यू के नंबर जो है वो बी से ज़्यादा है, और सी पी के नंबर जो है वो क्यू से ज़्यादा है। ये डेटा हम लोगों को दे रखा है। और इसके अलावा एक जानकारी और है, ए के नंबर ज़्यादा है किससे, ई और एफ से, लेकिन ए के कम आते हैं, बट आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब ए के लिए ए के नंबर डी से कम है। ये जानकारी हमारे सामने और है। अब मेरे को कंडीशनल देके बोला गया है, मतलब जब भी ये सवाल आएगा हर बार ये वाला डेटा जो मैंने लिखा है ये तो सेम रहेगा, लेकिन बाकी कंडीशन बदलती रहेंगी। तो अब आप लोग इस कंडीशन के आधार में मुझे बताइए कमेंट करके कि एफ की रैंक अगर 10th है तो इसमें से कौन सी बात ट्रू होगी आपके हिसाब से। अगर एफ की रैंक 10th है तो आपके हिसाब से इसमें से कौन सी बात क्या होगी डियर, ट्रू होगी। ये आपको बताना है, बताइए। देखिए अब मेरी बात समझिएगा, इफ एफ रैंक इज 10th, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। इफ एफ रैंक इज 10th, यहाँ पे मुझे डेटा सर्टेन कर दिया गया, यहाँ सर एफ की रैंक क्या है, 10th है। चलिए इसका कलर मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्या लगे, जिससे आप लोगों को समझ में आता रहे कि हाँ ये हमारा जो है कंडीशनल, ये ऊपर वाला डेटा सर्टेन है, बाकी हमारा कंडीशनल डेटा है। ये ऊपर वाला डेटा जो है वो हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, बाकी हमारा बदलता रहेगा। एफ की डेट क्या है, एफ इज अ लास्ट वन, एफ 10th है। अब सीधी सी बात है, ये कम से कम 5 जो लोग हैं वो तो उसके पीछे ही आएंगे, वो तो पहले आ नहीं सकते। मतलब यहाँ पे कौन आएगा, क्यू बी सी एल और एफ। इस डेटा को तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो डी और ए किससे बड़े रहेंगे, एफ से। तो एफ तो लास्ट में, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, क्योंकि ई और एफ में से कोई एक था। अब कौन सी कंडीशन सही है, क्यू की रैंक 5th है, ये वाली कंडीशन सही है। पी की रैंक 3rd, गलत, देखो दिख रही है। ई की रैंक नहीं हो सकती, एफ हाईएस्ट नहीं हो सकता, ई स्कोर हाईएस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए चलिए अब ऐसा एक और सवाल भी हम लोग देख लेते हैं। अब इसका जो डेटा था वो वही है, तो मैं एक बार इसका डेटा आप लोगों को पेपर में नहीं करना पड़ेगा कॉपी, मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। पी के नंबर क्यू से ज़्यादा, क्यू के नंबर बी से ज़्यादा, बी के नंबर सी से ज़्यादा, सी के नंबर एल से ज़्यादा और एल के नंबर एम से ज़्यादा, डी के ए से ज़्यादा है और ई और एफ। ओनली 3 लोगों के नंबर पी से ज़्यादा है, मतलब पी यहाँ पे आ रहा है, 3 लोगों के नंबर पी से ज़्यादा है। कंडीशन लगा के आपकी बात जो दिया गया है उसका जवाब आप लोगों को देना है। ये डेटा आपके पास सर्टेन है। अब आप लोगों के सामने कंडीशन लगी हुई है, फटाफट से तुरंत प्रभाव के साथ इसका जवाब सोचिएगा क्या आएगा।
कमेंट बॉक्स में तक अपना आंसर करिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, तो सीधे सीधे बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे सामने क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। इफ एफ रैंक इज थर्ड, इफ एफ रैंक इज 10th एंड एम रैंक इज 9th, ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है। अब देखो जैसे ही एम की रैंक आ गई, ये चारों लोग इन दोनों के बीच में आने चाहिए, मतलब क्यू बी सी एल, बेसिक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर डी और ए टॉप पर आएंगे और लास्ट में कौन आ रहा होगा, फिर ई आ रहा होगा। सवाल ये है सी का रैंक क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 इसका राइट आंसर हो गया सीधे सीधे, ठीक है। अब ये वाला सवाल बनेगा आप लोगों का होमवर्क, इसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताएंगे क्लास कैसी लगी, पजल्स कैसी रही, और सबको सबसे पहले हैप्पी दिवाली भी है, सब लोगों की दिवाली बहुत बढ़िया से बीत रही होगी, बनी भी होगी, है ना। तो एक बार बढ़िया से अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहिए, तो अच्छे से मेहनत करिए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। और मेरी डेली रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं सुबह 9 बजे बैंकिंग के लिए, तो बढ़िया से जुड़ जाइए और खूब दिल लगा के मेरे साथ मेहनत करिए। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.